नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी इकोलॉजी। इसको समुदाय पारिस्थितिकी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम एक कम्युनिटी के डेफिनेशन की अगर बात करें तो जो कम्युनिटी होती है वो प्लांट और एनिमल पॉपुलेशंस जो होती है उसका एक असेंबलेज होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया यानी किसी विशेष स्थान और हैबिटाट यानी आवास के अंदर निवास करता है। यानी प्लांट और एनिमल पॉपुलेशंस का ऐसा असेंबलेज जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया या आवास के अंदर निवास करता है तो उसको कम्युनिटी कहा जाता है। और कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशंस होती है और पॉपुलेशंस के अंदर कई सारी स्पीसीज़ या प्रजातियां पाई जाती है और ये सभी जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती है। जो स्पीसीज़ होती है वो आपस में इंटरेक्ट करती है एक कम्युनिटी के अंदर। तो ये कम्युनिटी की डेफिनेशन है। अगर हम कम्युनिटी के साइज़ और स्ट्रक्चर की बात करें यानी उसका आकार और उसकी संरचना की बात करें समुदाय की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी के साइज़ की। तो साइज़ के अकॉर्डिंग जो कम्युनिटीज़ होती है या जो समुदाय होते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं। अगर कम्युनिटी स्मॉल है तो वहाँ पर जो पॉपुलेशंस होती है वह उनके अंदर कुछ स्पीसीज़ पाई जाती है जो कि एक स्मॉल स्पेस के अंदर यानी छोटी सी जगह के अंदर रहती है, तो उसको कहा जाता है स्मॉल कम्युनिटी। और इसके अलावा जो कम्युनिटी है वो लार्ज हो सकती है। लार्ज कम्युनिटी जब होती है तो उसके अंदर जो पॉपुलेशंस होती है वहाँ पर कई सारी स्पीसीज़ देखने को मिलती है जो कि एक बहुत लार्ज एरिया यानी बड़े एरिया के अंदर पाई जाती है। तो स्मॉल कम्युनिटी होती है तो उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो उसके अंदर जो स्पीसीज़ है वो कम होती है। और अगर जो कम्युनिटी है वो लार्ज है तो लार्ज कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशंस होती है उसके अंदर कई सारी स्पीसीज़ पाई जाती है जो कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर निवास करती है। तो अगर हम लार्ज कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें तो इनका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ तक कि जो इनका एरिया है वो कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स इनका एरिया हो सकता है। और अगर हम इस प्रकार की जो लार्ज कम्युनिटी है उनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके अंदर आते हैं फॉरेस्ट और डेजर्ट्स। तो इस तरह के जो कम्युनिटीज़ हैं वो लार्ज कम्युनिटीज़ के अंदर इंक्लूड की जाती है। और लार्ज कम्युनिटीज़ के अलावा अगर हम स्मॉल कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें तो स्मॉल कम्युनिटीज़ के अंदर जो पॉपुलेशंस होती है उसके अंदर जो स्पीसीज़ हैं वो कम होती है। और अगर हम इसका एक एग्जांपल के रूप में देखें तो जो माइक्रोब्स होते हैं, तो माइक्रोब्स जो होते हैं जो कि एक माइक्रो हैबिटाट के अंदर रहते हैं वो स्मॉल साइज कम्युनिटीज़ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम देखें जो लीफ लिटर होता है या जो लीफ सरफेस होती है, फॉलन लॉग हो सकता है, लीफ लिटर और सॉइल। तो यहाँ पर जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि माइक्रो हैबिटाट के अंदर निवास करते हैं, तो इस प्रकार की जो कम्युनिटीज़ होती है उनको स्मॉल साइज्ड कम्युनिटीज़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर यानी संरचना के हिसाब से जो कम्युनिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप होते हैं उसके। फर्स्ट है ओपन और सेकंड है क्लोज्ड कम्युनिटी। तो सबसे पहले अगर हम ओपन कम्युनिटी की बारे में बात करें तो ओपन कम्युनिटी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं या जो पौधे पाए जाते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस यानी जगह होती है। पौधे जो है वो दूर दूर वृद्धि करते हैं या दूर दूर वो उगते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम क्लोज्ड कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें तो क्लोज्ड कम्युनिटीज़ के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे के पास पास में स्थित रहते हैं या पास पास में उगे हुए रहते हैं। और जो क्लोज उनके अंदर स्थान जो है वो बहुत कम होता है। इस कारण उन प्लांट्स के बीच में जो क्लोज्ड कम्युनिटीज़ होती है उनके प्लांट्स के बीच में कोई भी जो दूसरा प्लांट है वो इन्वेजन नहीं कर सकता, यानी वहाँ पर आगे आकर के नहीं उग सकता, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही स्थान कम है और जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल पास पास में उगे हुए हैं क्लोज्ड कम्युनिटीज़ के अंदर। इस कारण वहाँ पर किसी दूसरे प्लांट यानी जो नया प्लांट बाहर से आ रहा है उसका इन्वेजन संभव नहीं है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो कम्युनिटी है वो दो प्रकार की होती है, ओपन और क्लोज्ड। इसके अलावा हम अगर कम्युनिटी के कैरेक्टर्स की बात करें यानी कि जो समुदाय की संरचना में प्रयुक्त गुण हैं उनके बारे में
में बात करें तो कम्युनिटी कैरेक्टर्स हैं उनको मेनली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है एनालिटिकल कैरेक्टर्स, इनको विश्लेषणात्मक लक्षण के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड होते हैं सिंथेटिक कैरेक्टर्स, जिनको संश्लेषणात्मक लक्षण के बारे में जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिकल कैरेक्टर्स के बारे में। तो एनालिटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स और सेकंड होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स यानी मात्रात्मक लक्षण और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स यानी जो गुणात्मक लक्षण होते हैं वो। तो ये जो 2 हैं वो एनालिटिकल कैरेक्टर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो अगर हम एनालिटिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो जो एनालिटिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी भी जो कम्युनिटी या जो समुदाय होता है उसकी स्टडी यानी उसका अध्ययन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन और उसके एनालिसिस के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है एनालिटिकल कैरेक्टर्स या विश्लेषणात्मक लक्षण। एनालिटिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हमने पहले बात की 2 प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक लक्षण। अगर हम ये बात करें कि क्वांटिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो जो क्वांटिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो गुण या मात्रा के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति है, डेंसिटी यानी जो घनत्व होता है, अबंडेंस यानी जो बाहुल्यता और इसके अलावा कवर और बेसल एरिया जो है इसकी स्टडी करते हैं हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर। और क्वालिटेटिव यानी जो गुणात्मक लक्षण होते हैं उनके अंदर हम फिजियोग्नोमी, फिनोलॉजी, स्ट्रेटिफिकेशन, अबंडेंस, सोशिएबिलिटी, वाइटलिटी और लाइफ फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे जो कम्युनिटी कैरेक्टर्स के अंदर जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स आते हैं उनके बारे में। तो जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर हम कुछ टर्म्स जो हैं उसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस। तो जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो मात्रा के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको आवृत्ति भी कहा जाता है। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के बारे में देखें तो कोई भी जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पर जो किसी भी प्लांट्स की जो स्पीसीज़ होती है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक समान नहीं होता है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फैले हुए रहते हैं, यानी किसी एरिया के अंदर चारों तरफ पाए जाएंगे, लेकिन जो कुछ प्लांट होते हैं वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के रूप में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो इस प्रकार उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता है। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी से पता लगा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको पता लगाने के लिए क्वाड्रेट मेथड या जो ट्रांजैक्ट्स मेथड है वो यूज किया जाता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम जो फ्रीक्वेंसी है किसी एरिया की उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अक्कर। यहाँ पर जो सैम्पलिंग यूनिट है वो है क्वाड्रेट, यानी जो क्वाड्रेट की कुल संख्या जिनमें वह स्पीसीज पाई जाती है जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स यानी कुल क्वाड्रेटों की संख्या। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, क्वाड्रेटों की कुल संख्या जिनमें वह स्पीसीज पाई जाती है अपॉन कुल क्वाड्रेटों की संख्या। और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हम इसको 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इनटू 100 किया जाता है, जिससे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पता लग जाती है कि किस एरिया के अंदर जो है प्लांट्स हैं उनकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के बाद में अगर हम जो नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें यानी डेंसिटी के बारे में, तो जो किसी भी एरिया के अंदर जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर जो स्पीसीज़ पाई जाती है यानी जो प्रजातियां होती है उसकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसको डेंसिटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी भी इकाई क्षेत्रफल यानी जो यूनिट एरिया के अंदर उपस्थित पौधों की संख्या जो है उसका घनत्व प्रदर्शित करती है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला के रूप में देखें यानी हम किस प्रकार किसी भी जो स्पीसीज है उसकी डेंसिटी पता लगा सकते हैं, तो वो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स। सैम्पलिंग यूनिट्स जैसे कि हमने बात की क्वाड्रेट होती है, यानी सभी क्वाड्रेट में जाति के जीवों की कुल संख्या अपॉन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, यानी क्वाड्रेट्स की वह संख्या जो कि एग्जामिन यानी अध्ययन के रूप में प्रयुक्त की जाती है।
यानी अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेट की संख्या। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूला से किसी भी जो स्पीसीज है उसकी डेंसिटी पता लगा सकते हैं कम्युनिटी के अंदर। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। इसके बाद में अगर हम बात करें अबंडेंस के बारे में, यानी बाहुल्यता के बारे में, तो अबंडेंस या बाहुल्यता की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी यूनिट एरिया के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती है उसके जो सदस्य होते हैं, यानी उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका जो नंबर है वो कहलाता है अबंडेंस। यानी जाति के जीवों की वह संख्या जो क्वाड्रेट में उपस्थित होती है उसको जाति बाहुल्यता कहते हैं। अगर हम इसको फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करें कि हम किस प्रकार किसी भी स्पीसीज जो है उसकी अबंडेंस या बाहुल्यता पता कर सकते हैं, तो वो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स, यानी सभी क्वाड्रेट में जातियों के जीवों की कुल संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर्ड, यानी उन क्वाड्रेट की संख्या जिनमें वह जाति पाई जाती है या वह जाति उपस्थित होती है। तो इस प्रकार इस फॉर्मूला से हम किसी भी स्पीसीज की अबंडेंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि कम्युनिटी के अंदर उसी स्पीसीज की क्या बाहुल्यता है या क्या अबंडेंस है। तो ये जो प्लांट्स के कम्युनिटी जो होती है उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स थे उनके बारे में था। थैंक यू।